शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास परिवार में। आज की टॉपिक हमारी गणित शिक्षण से स्टार्ट हो रही है और आज की अपनी पहली टॉपिक में हम संख्या पद्धति के बारे में पूरी इंडिविजुअल तरीके से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के, बिना किसी इधर उधर की बात के हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी टॉपिक। और ये टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है तुरंत हम सभी वनडे एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। संख्या पद्धति के जो क्वेश्चन पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं और यह टॉपिक सभी एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके एग्जाम में गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं बेसिक से संख्या पद्धति के बारे में। ये छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम लोग छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं संख्या पद्धति की पहली टॉपिक, पहले पॉइंट के बारे में। तो विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लिखने, दर्शाने और उनके मध्य संबंधों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने की सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए 10 संकेतों की आवश्यकता होती है और वह 10 संकेत हैं 0 से लेकर 9 तक। तो 0 से लेकर 9 तक की जो अंक हैं, जो संख्या है, इन्हीं से पूरी गणित का निर्माण हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, इन्हीं संख्याओं से मिलकर ही पूरी गणित का निर्माण हुआ है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये कुल मिलाकर होती हैं कितनी संख्या? 10 संख्या। एक या एक से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या के लिखने के लिए अंकों को दाईं से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि स्थानों पर स्थापित करते हैं। अब दाईं ओर क्या होगा? ये होगा दाईं ओर, ये होगा बाईं ओर। जब हम किसी अंक को लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 2, 3, 4, 5, ये हमने लिख दिया क्रमवाइज। अब जैसे हमको ये बताना हो पूरा एक साथ कि ये कितना हो रहा है, ये कितना मान है, जैसे कोई संख्या 4, 5, 7, 8 लिखें तो हम ये दाईं ओर से ही इसको काउंट करेंगे। और पहली संख्या को इकाई, दूसरी को दहाई, तीसरी को सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। इसी तरह से हम क्रमिक रूप से गिनते हुए जाएंगे और फिर टोटल काउंट करने के बाद हम उसकी वास्तविक वैल्यू बताएंगे कि ये पूरी संख्या एक साथ मिलकर कितनी हो रही है। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे किसी भी संख्या में अंकों के निम्न 2 मान होते हैं। वह मान कौन कौन से हैं मित्र? देखिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। और ये टॉपिक, ये सेशन हमारा गणित का जब तक पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं हो जाता, जो 30 से 35 चैप्टर्स हैं, सब कुछ पूरा मैं कंप्लीट करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और साथ में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट सभी एग्जाम में आए हुए मैं करवाता चलूँगा। तो आपको यहाँ से आकलन मिल जाएगा कि जो आपने कल डिस्क्रिप्टिव क्लास में पढ़ी थी, क्या वो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट रहेगा उसके नीचे आपको दिया भी रहेगा ये कहाँ, किस सन में, कब, कहाँ पूछा गया है। तो मित्र, आपको गणित बहुत ही बेसिक लेवल से मिलने वाली है यहाँ पे। और 0 से लेकर अंत तक ये क्लास कभी भी ब्रेक नहीं होगी, मतलब रुकेगी नहीं जब तक पूरी गणित समाप्त नहीं हो जाती। तो मेरा आपसे एक निवेदन है छोटा सा कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो फिर आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं गणित की वीडियो कल भी जब अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप अपने ज्ञान को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। चलिए आइए बिना किसी देरी के बात करते हैं वास्तविक मान क्या होता है। क्योंकि किसी भी संख्या के अंकों को निम्न 2 मानों में व्यक्त करते हैं हम। तो एक होता है वास्तविक मान, एक होता है स्थानीय मान। वास्तविक मान किसे कहते हैं? किसी संख्या में अंकों का वह मान जो कभी नहीं बदलता, यानी जो मान उसका है वही मान रहे। जैसे अगर ये लिखा गया, इस तरह से कोई चिन्ह लिखा गया तो आप इसको 9 पढ़ेंगे, ना कि कोई और अंक। इस तरह से कोई चिन्ह लिखा गया तो आप इसे 8 पढ़ेंगे, ना कि कोई अंक और अंक। ठीक है, तो इसी को हम वास्तविक मान कहते हैं कि उस रूप को लिखने के बाद आप समझ जाएं कि वो कौन सा अंक है। चाहे वह अंक या संख्या में किसी भी स्थान पर हो, उसका अंक का वास्तविक या जातीय मान कहलाता है। जैसे 3, 9, 5, 6, 4 में 9 का वास्तविक मान की बात की है तो वो क्या है? 9। अभी देखिए हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3, 9, 5, 6, 4 लिखा गया है। अगर हम 9 का वास्तविक मान बात करें, ये जो दिया गया है, तो इसका 9 का वास्तविक मान 9 ही होगा।
क्योंकि ये इसी तरह से बनता ही है, तो इसी को हम वास्तविक मान कहते हैं। लेकिन अगर 9 का स्थानीय मान पूछे तो 9 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम 9 में 9 गुणे 9 के आगे जितनी संख्याएं बच रही हैं 1 लगा के 1 लिखेंगे, फिर जितनी संख्याएं हैं उतना 0, यानी 3 संख्या है, 3 0 से गुणा कर देंगे तो हमको 9000 प्राप्त हो जाएगा। यानी 9 का स्थानीय मान 1000वें स्थान पे है और इसे हम बोलेंगे 9000। ठीक है, 9000वें स्थान पर। ठीक है, आइए हम स्थानीय मान की बात करते हैं इसी क्रम में। स्थानीय मान किसे कहते हैं? स्थानीय मान किसी संख्या में अंक का वह मान जो उसकी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। यानी जैसे अगर वो 1000 के स्थान पे है 9, तो वो इसको 1000 काउंट करेंगे। यहाँ स्थानीय मान में इसका अंक बदल भी सकता है। ये 9 4 के स्थान पे आ जाएगा तो ये इकाई के स्थान पे हो जाएगा। यहाँ पे 6 के स्थान पे 9 आ गया तो दहाई के स्थान पे इसे हम 10 में काउंट करेंगे। ठीक इसी प्रकार से तो किसी भी संख्या में, ये देखिए आगे हम बात करेंगे, किसी भी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आदि स्थानों पर स्थित अंकों के स्थानीय मान निकालने के लिए उस संख्या में क्रमशः इकाई का, अगर इकाई के स्थान पे यानी 4 जैसे है तो 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए आप 4 गुणे 1 करेंगे। लेकिन 6 का यहीं स्थानीय मान निकालने के लिए आप 6 गुणे 10 करेंगे, क्योंकि ये दहाई के स्थान पे है। सैकड़ा यानी जो सैकड़े के स्थान पे यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 गुणे 100 करेंगे हम 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए। 9 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम 9 गुणे 1000 करेंगे, क्योंकि ये 1000 वाले स्थान पे है। ठीक है, और आगे जब हम बात करेंगे तो 3 की बात हम करेंगे तो 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम 3 गुणे 10,000 करेंगे। आदि से गुणा करते हैं, जैसे ये जो संख्या है आपको देखिए वही चीज़ जो हम यहाँ पे बता रहे थे वही देखिए यहाँ पे भी दिया गया है। आइए नीचे स्थानीय मान निकाला है। 4 इकाई के स्थान पे है इसलिए 1 से गुणा, 6 दहाई के स्थान पे इसलिए 10 से गुणा, 5 सैकड़े के स्थान पे इसलिए 100 से गुणा तो 500 हो जाएगा स्थानीय मान। 9000 के स्थान पे है इसलिए 1000 से गुणा तो 9000 स्थानीय मान। 3 10,000 के स्थान पे है इसलिए 10,000 से गुणा तो 30,000 हो जाएगा स्थानीय मान। इन सबको जोड़ेंगे तो आपको ये पूरी संख्या मिल जाएगी एक साथ 39,564। ठीक है, अब स्थानीय मान जातीय मान आपको पहले से ही बता दिए हैं कि इस संख्या में अगर स्थानीय मान की बात करें तो 9000वें स्थान पे है, 5 100वें स्थान पे है। लेकिन जातीय मान की बात करें तो 5 का जातीय मान 5 होगा, 9 का 9 होगा, 6 का 6 जातीय मान होगा, 4 का 4 जातीय मान होगा, 3 का 3 जातीय मान होगा। स्थानीय मान उनका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के अकॉर्डिंग बदलेगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में। संख्या पद्धति के अनुसार संख्याओं को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 पे आता है प्राकृतिक संख्याएं। जी हाँ, अपने इस टॉपिक में हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को बात करने वाला हैं और यही चीज़ें आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। आप बार बार कंफ्यूज होते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य। तो आज की इस टॉपिक में आपका ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। फिर आपको दोबारा नहीं भटकना है और इसी तरीके से ये टॉपिक चलती रहेगी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती। यानी ये सेशन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक पूरा गणित बेसिक लेवल से छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों तक समाप्त नहीं हो जाती। और साथ में प्रैक्टिस सेट भी मैं कह रहा हूँ कि चलेगा। आइए चलिए बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, जो कि पहले नंबर पे आता है और आपसे कई बार पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, ये संख्या प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। तो आज सब कुछ क्लियर होने वाला है। वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जी हाँ मित्र, जिन संख्याओं का उपयोग आप किसी वस्तु की गणना यानी गिनने में करते हैं वही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसको यन से प्रदर्शित यानी डिनोट करते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और इन्फिनिटिव यानी अनंत में जाके ख़त्म होती हैं। ये है अनंत का चिन्ह। और अगर हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 1 से शुरू होती है इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। अनंत पे जाके ख़त्म होती है इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होगी। अगर हम बात करें 0 की तो 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि 0 हम किसी भी चीज़ को गिनने में 0 का उपयोग नहीं करते बल्कि 1 से शुरू करते हैं। देखिए लिखा गया है, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है क्योंकि किसी भी वस्तु की गणना में
1 से प्रारंभ होती है, ना कि 0 से। क्या आपने कभी किसी चीज़ को गिनते वक्त 0 कहा है कि नहीं भैया आप 0 हैं, 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 इस तरह से नहीं गिनते आप ना, पहले 1 शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट यानी अनंत होती है। उम्मीद करते हैं प्राकृतिक संख्या से अब जब भी क्वेश्चन आएगा आप गलत नहीं करेंगे। आपसे अगर पूछा जाए क्या 0 प्राकृतिक संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए 0 किसी भी संख्या की गणना में प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए मतलब कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन अब मुझे पता है, अभी देखो मैं जल्दबाजी में पढ़ा दूंगा तो क्या है, आपको आज तो मज़ा आ जाएगा लेकिन फिर आप चीज़ें भूल जाएंगे। इसलिए किसी भी चीज़ में टाइम दीजिए सिस्टमेटिक, चाहे वो जिस भी क्षेत्र, चाहे वो पढ़ाई हो, रोमांस हो या खेल कूद हो या कुछ भी हो, उसमें टाइम जब तक आप नहीं देंगे तब तक आप उसका सही रूप से उपयोग नहीं कर पाएंगे, आनंद सही रूप से नहीं ले पाएंगे। भविष्य में आप फिर उन्हीं चीज़ों के इच्छुक होंगे। तो जो भी करिए भैया ढंग से करिए, नहीं तो मत करिए, ठीक है। आइए हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देखिए मित्र कुछ नहीं करना, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं दी गई थी उसी में 0 को भी आप शामिल कर दीजिए, यानी जो 1 से इन्फिनिटी तक आपने प्राकृतिक संख्या लिखी थी, 1 से अनंत तक आपने प्राकृतिक संख्या लिखी थी, उसी में आप 0 भी ऐड कर दीजिए। तो जब आप 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या, यानी पूरी जो संख्या आपको मिली थी स्टार्टिंग में जिससे गणित का निर्माण हुआ था, मैंने कहा था 10 संख्याओं से, उसमें 0 भी शामिल था और वे 0 मिलकर 10 संख्याएं हो रही थी। तो पूर्ण संख्या मतलब कंप्लीट नंबर, तो आप होल नंबर जिसे बोलेंगे W से डिनोट करेंगे, तो ये इसमें 0 शामिल कर देंगे तो आपको मिल जाएगा पूर्ण संख्या, ठीक है। और पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल होता है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आपको ये भी चीज़ याद देना है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि भैया प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या तो 0 से ही स्टार्ट होती है ना और अनंत तक जाती है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में आ जा रही हैं। लेकिन अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या में आती हैं, तो आप कहेंगे नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि 0 पूर्ण संख्या में शामिल है लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं शामिल है। लेकिन सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से ही स्टार्ट होती हैं और फिर आगे क्रमिक रूप से चलती हैं, और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाती है। पूर्णांक की हम बात करें तो पूर्णांक में मित्र सब शामिल होता है, माइनस की संख्याएं और प्लस की संख्या के साथ साथ 0, बीच में 0 इसको भी रखते हैं बीच में, और इधर प्लस की संख्याएं होती हैं, इधर माइनस की संख्या, इसे आई से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्णांक में सारी संख्याएं शामिल होती हैं। अगर हम 0 की बात करें तो 0 ना तो धन पूर्णांक में आता है ना ऋण पूर्णांक में, ठीक है। पूर्णांक में धन और ऋण दोनों संख्याएं शामिल होती हैं, लेकिन 0 की बात करें तो 0 ना तो धन पूर्णांक में आता है और ना ही ऋण पूर्णांक में, ठीक है। आइए आगे हम बात करते हैं सहअभाज्य संख्या के बारे में। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड मासा 1 हो तो वे संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 9 और 2, देखिए 9 और 2 का अगर आप मासा निकालेंगे तो वो 1 होगा। देखिए क्यों? क्योंकि 1 से ही 9 कटेगा और 1 से ही 2 कटेगा, और किसी भी संख्या से आप इन दोनों संख्याओं को नहीं काट सकते हैं। ठीक इसी तरीके से 2 और 7 को भी आप किसी संख्या से नहीं काट सकते हैं, 11 और 15 को भी नहीं काट सकते हैं। यानी जिनमें उभयनिष्ठ कामन 1 हो, मासा 1 हो, जिनका बड़ी से बड़ी संख्या जिसे मासा बोलते हैं, मासा का अलग से क्लास होगा, उसमें पूरी डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको बताया जाएगा, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें, फिर क्वेश्चन भी करवाया जाएगा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये होता है भैया सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये संख्याएं किसी संख्या से कट हैं, यह जरूरी नहीं है, कटती भी हैं नहीं भी कटती हैं। विभाज्यता की जांच की बात आज हम करेंगे अपने इस टॉपिक में, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला मित्र, क्योंकि विभाज्यता की जांच से क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अब वो चाहे जिस लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे जिस लेवल का एग्ज़ाम का मतलब मेरा कि चाहे आप टेट का एग्ज़ाम दें, सुपर टेट का एग्ज़ाम दें, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, बैंक, जहाँ भी आपके गणित के क्वेश्चन आएंगे
वहाँ पे आप जो है इन चीज़ों को पाएंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं, विभाज्यता की जांच करेंगे हम। तो संख्या की विभाज्यता की जांच निम्न प्रकार से की जाती है। तो वो निम्न प्रकार क्या क्या है मित्र, आइए बात करते हैं। नंबर 2 से, सॉरी नंबर 1 से, नंबर 1 पे हमारा आता है 2 से विभाज्यता की जांच हम करेंगे कि 2 से संख्याएं, मतलब कोई संख्या दी गई हो तो वो 2 से कैसे कटेगी। तो 2 से विभाज्यता, यदि दी गई संख्या की इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 44, सॉरी 1 मिनट, हम विभाज्यता की जांच करने से पहले हमको लगता है कुछ छोड़े हैं। देखिए क्या छोड़े हम, पूर्णांक की बात हमने कर ली, और पूर्णांक के बाद हमारा इधर थोड़ा सा सेशन है, और पूर्णांक के बाद हम बात करेंगे। पूर्णांक निम्न 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन पूर्णांक। सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं और इसे i प्लस से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाती हैं। ऋण पूर्णांक की बात करें तो सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं और ये i माइनस से डिनोट की जाती हैं। -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाती हैं। अगर हम धन पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो धन पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या इनफाइनाइट है और सबसे छोटी संख्या 1 है। लेकिन अगर हम ऋण पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो ऋण पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या -1 है और ऋण पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या माइनस इनफाइनाइट है। ठीक है, देखिए आप -1 लिखे हैं तो ये बड़ा है, लेकिन जैसे ही आप -2 करेंगे तो -2 मतलब आप 1 रुपये कर्जा लिए थे तो आपने कम कर्जा लिया था, लेकिन आपने 2 रुपये कर्जा लिया तो आपने ज़्यादा कर्जा लिया, यानी मतलब आप कर्जदार होते चले जा रहे हैं। तो ये क्या है, छोटी संख्याएं होती चली जा रही हैं। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q, जहां p0 = 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। आप सिंपल समझिए कि परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 5 - 2 7/5 0, केवल वे संख्याएं परिमेय नहीं कहलाती। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे रूट की संख्याएं जो अंडर रूट में होती हैं वो परिमेय संख्या नहीं कहलाती, बाकी सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन परिमेय संख्या रूट के अंदर भी एक संख्या ऐसी होती है जो परिमेय कहलाती है। जैसे जिन संख्याओं का वर्गमूल आप निकालिए और वो संख्या का मान जैसे 3 आ गया तो फिर 4 4 4 ये रिपीट करें, यानी जिन संख्याओं के वर्गमूल निकालने के बाद संख्याएं बार में आती हैं, इसी को हम बार लगा देते फिर जो संख्या रिपीट करती हैं, तो ये संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। रूट की वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं जिनका मान मूल मान के साथ दशमलव लेने के बाद बार में आए। ठीक है, अब परिमेय संख्या की बात करें, वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और ये संख्याएं √2 √3, मतलब ये देखिए अगर आप √2 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो √2 का वर्गमूल कितना आएगा, 1.14 समथिंग आता है ना, √3 का आता है 1.2, ऐसे करके समथिंग आता है, यानी कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा है और दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट भी नहीं कर रही हैं, इसलिए ये सभी वर्गमूल की संख्याएं अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। और वास्तविक संख्या की अगर हम बात करें, वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो या फिर अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, दोनों आती हैं। सभी पूर्णांक प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। सम संख्या की अगर हम बात करें, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8, यानी 2 से कटने वाली सभी संख्याएं जो 2 के गुणज होती हैं वही कहलाती हैं सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो 2 है और सबसे बड़ी संख्या इनफाइनाइट यानी अनंत है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। विषम संख्या की बात करें, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7, ये सारी संख्याएं कहलाएंगी विषम संख्या। देखिए, सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, विषम संख्या 2 से पूर्णतः नहीं विभाजित होगी। जो संख्या 2 से नहीं करती उसी को हम विषम संख्या कहते हैं, जो 2 से करती उसे हम सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, और सबसे बड़ी विषम संख्या इनफाइनाइट यानी अनंत है। आइए हम अभाज्य संख्याएं के बारे में बात करते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7, अब अगर आप 2 को काटेंगे तो 2 केवल 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 केवल 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, 5 केवल 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, 7 केवल 7 से और 1 से कटेगा।
कहने का मतलब ये हुआ वे संख्याएं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से ना कटें, वही संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्या। और अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वह 2 है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इनफाइनाइट यानी अनंत है। तो आपको ये पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको बताना है 2 और सबसे छोटी सम संख्या भी 2 है। केवल 2 एक सम अभाज्य संख्या है। हाँ, ये भी आप ध्यान दीजिए कि केवल 2 एक ऐसी है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी भी सम संख्या 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही है। 1 से 100 के मध्य केवल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं जो कि निम्न हैं। 1 और 100 के बीच में अगर आप गिनती लिखते हैं 1 से लेकर 100 तक, तो उसके बीच जो अभाज्य संख्याओं की संख्या है वो 25 है। बाकी जो 75 संख्याएं बच रही हैं वो हैं भाज्य संख्या, यानी वो सभी संख्याएं 75 जो बच रही हैं वो 2 से कट जाएंगी। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। आइए चेक करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है 4। तो मित्र 4 2 के अलावा एक और संख्या से यानी 3 संख्याओं से 4 कटनी चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। 4 4 से कटेगा, 4 1 से कटेगा, लेकिन 4 2 से भी कटेगा। कहने का मतलब ये हुआ 4 3 संख्या से कट रहा है कम से कम, तो इसलिए 4 क्या है? भाज्य संख्या, यानी जो संख्याएं स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित होती हैं वे कहलाती हैं भाज्य संख्या। ठीक इसी प्रकार से हम 8 की बात करें तो 8 भी कम से कम 3 और अधिक से अधिक हो सकता है 4 संख्या से कटे। तो चलिए चेक करते हैं। 8 से कटेगा, 8 1 से कटेगा, 8 2 से कटेगा, 8 4 से कटेगा। तो ये कम से कम 3 संख्या से तो कट रहा है, साथ में एक संख्या एक्स्ट्रा से भी कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या होगी। मतलब कम से कम भाज्य संख्या कम से कम 3 संख्या से कटनी चाहिए, अधिक से अधिक चाहे जितनी संख्या से कटे। ठीक है। 1 की अगर हम बात करें तो 1 ना तो भाज्य में आता है, देखिए भाज्य में आपने 1 को नहीं लिया और अब अभाज्य में भी आपने 1 को नहीं लिया, तो 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ये आपको ध्यान देना, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और कई बार ये भी पूछा गया है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो मित्र सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कई लोग भाज्य संख्या भी 4 मार के आते हैं, 2 मार के आते हैं, जबकि आपको पता है 2 केवल 2 संख्याओं से कटती है और भाज्य संख्या 3 संख्याओं से कटती है। आइए हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे सहभाज्य के बारे में। हमने बात किया था, विभाज्यता की जांच हम करते हैं। तो 2 से विभाज्यता की जांच के बारे में हम बात करें तो यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, जैसे 44 200 230 आदि। कुछ नहीं करना मित्र, विभाज्यता की जांच में आपको केवल यही चेक करना है कि जो लास्ट का इकाई का अंक होता है यानी पीछे का पहला अंक, सबको उठाएंगे आप, जो संख्या आपको दी गई है उसमें आप 2 से गुणा करेंगे। अगर वो संख्या 2 का गुणज, यानी 2 का गुणज कितना होता है? या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। इतने में से कोई एक अंक हो या फिर 0 हो। अगर 1 2 3 4 5 अगर कोई भी संख्या मिलियन ट्रिलियन या हज़ार लाख में दिया गया हो, अगर उसके इकाई का अंक यानी पीछे से पहला अंक 2 4 6 8 0 अगर आपको मिल जाता है तो आप इतना जानिएगा कि वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आइए बात करते हैं 3 से विभाज्यता के नियम के बारे में। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या आपको दी गई हो, चाहे जितनी लंबी संख्या दी गई हो, उस संख्या को आप पूरा जोड़ लीजिए। जैसे ये संख्या दी गई है, इसको आप जोड़े, इसको जोड़ा गया है, तो जोड़ने के बाद ये संख्या 15 प्राप्त हुई है, जबकि ये संख्या पूरी है 1338। आप सोचिए इतनी बड़ी संख्या को अगर एक एक करके जोड़ेंगे तो ये 15 प्राप्त होती है। बस आपको ठीक इसी तरह से करना है कि आपके सामने जब कोई बड़ी संख्या मिलेगी, आपको पूछा जाएगा कि आप ये बताइए भैया ये 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप उस संख्या को क्रमिक रूप से जैसे ये जोड़ा गया है स्टेप बाय स्टेप जोड़ेंगे और प्राप्त संख्या में इस तरह से 3 से भाग देंगे। तो 3 से भाग देने के बाद अगर वो संख्या पूरी तरीके से कट जाती है तो वो 3 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। 4 से विभाज्यता की जांच की अगर हम बात करें, 4 से विभाज्यता की जांच, यदि दी गई संख्या की इकाई व दहाई अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित हो या अंतिम दोनों अंक शून्य हों, तब वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी।
मित्र इसमें कुछ नहीं करना आपको। देखिए ये संख्या दी गई है, ये संख्या दी गई है। अगर कोई संख्या आपको कितनी बड़ी संख्या दी गई है उसके लास्ट के इकाई और दहाई पीछे के 2 अंक, ठीक है, पीछे से 2 अंक अगर आपको 0 मिलते हैं, जैसे ये 0 है तो ये पूर्णतः 4 से विभाजित है। लेकिन अगर 0 नहीं मिलते हैं, कोई संख्या मिलती है यानी 36 देखिए पीछे लास्ट का 2 अंक मिल रहा है ना, इकाई के स्थान पे 6 और दहाई के स्थान पे 3 है, तो कह रहा है लास्ट के पीछे के 2 अंक इकाई और दहाई के अंक यानी 36 इस संख्या में जो इस संख्या को पूरा आप लेंगे तो इसमें इकाई और दहाई के स्थान पे 36 है, 36। आप इसी में अगर 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देने पर अगर ये संख्या पूरी 4 से कट जाती है, कटने तो ये संख्या ये पूरी संख्या 15,436 4 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि 4 से विभाज्यता की जांच जब आप करेंगे तो आपके सामने जितनी भी बड़ी संख्या होगी उस संख्या में आप पीछे के 2 अंक उठाएंगे। अगर पीछे के 2 अंक आपको 0 मिल रहे हैं तो आप ऐसे ही बताइएगा कि ये 4 से पूर्णतः विभाजित है। जी हाँ, पीछे के 2 अंक 0, जैसे ये 600 में है। लेकिन अगर 0 के अलावा संख्याएं दी गई हैं पीछे, तो आप पीछे से 2 संख्याओं को उठाएंगे और उस संख्या में आप 4 से भाग देंगे। तो 4 से अगर कट जाती हैं संख्याएं तो वो संख्याएं पूरी बड़ी संख्या जो आपके सामने है वो पूरी बड़ी संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 से विभाज्यता की जांच करते हैं। यदि दी गई संख्या की इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि कितनी भी बड़ी संख्या आपको क्यों ना दी गई हो उसके पीछे के इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ आपको प्राप्त हो रहा है तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए हम बात करते हैं 6 से विभाज्यता के नियम की। यदि दी गई संख्या 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब आपने 2 की विभाज्यता का नियम पढ़ लिया, 6 की विभाज्यता का नियम पढ़ लिया है, तो आपको दोनों विभाज्यता का नियम चेक करना है। अगर 6 से विभाज्यता की बात हो रही है, मतलब आपके पास कोई संख्या है, आपसे पूछा गया कि भैया ये 6 से कटेगी कि नहीं, तो आप सबसे पहले 2 की विभाज्यता की जांच लगाएंगे, यानी चेक करेंगे उसके पीछे 2, 4, 6, 8 और 0, यानी जो बड़ी से बड़ी संख्या आपको दी गई है और ये पूछा गया है कि 6 की विभाज्यता आपको इसमें बतानी है कि 6 से ये कटेगा कि नहीं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे 2 की विभाज्यता चेक करेंगे, यानी पीछे के इकाई को अंक में उठाएंगे आप और देखेंगे कि वो 0 है या फिर 8 है या फिर 6 है या फिर 4 है या फिर 2। अगर इसमें से कोई नहीं मिलता तो आप तुरंत काट देंगे और बोलेंगे कि भैया ये 6 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, तुरंत काट देंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई अंक मिल जाता है, इनमें से कोई भी अंक मिल जाता है पीछे इकाई के अंक के स्थान पे, तो आप कहेंगे ये 2 से तो विभाजित हो रहा है, लेकिन अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अभी मैं इस संख्या को 3 से भी विभाजित करूँगा। तो 3 से विभाजित आप करेंगे तो वो जो संख्या दी गई रहेगी, जैसे मान लीजिए 1, 4, 5, 9, 2, 6 दिया गया है, तो आप इसको 1 + 4 + 5 + 2 + 9 + आप इस तरह से क्रमिक रूप से संख्या को जोड़ेंगे, फिर 3 से भाग देंगे। अगर फिर कट जा रही संख्या, आपको पता है 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, पूरी संख्या जो दी जाती है उसे क्रमिक रूप से जोड़ते हैं, फिर 3 से भाग देते हैं। अगर फिर कट जा रही है, पूरी संख्या 3 से कट जा रही है, तो आप क्या कहेंगे भैया ये 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, मैं पूरा संतुष्ट हो गया हूँ, ये संख्या पूरी 6 से कटेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 7 से विभाज्यता की जांच हम करते हैं। यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को दुगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटा देने के बाद प्राप्त संख्या 0 हो या 7 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। 7 की विभाज्यता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमपी लगा के आप मन करे इसको कहीं लिख लीजिए। इसमें क्या करना है, देखिए एक संख्या दी गई है, कह रहा है यहाँ 2429 में इकाई का अंक क्या है, 9 है, इकाई का अंक 9 है। 9 को इकाई के अंक को दुगुना करना है, यानी 9 का दुगुना करेंगे तो आपको 18 मिलेगा। बची हुई संख्या कितना है, 9 को आपने ले लिया तो 242 बच रहा है। 242 में से आप इकाई के अंक को दुगुना किए तो 18, तो 18 को आप 242 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 224। अब आप अगर 18 को घटाने के बाद 224 बजाय यहाँ 0 मिलता तो आप यह कहते हैं कि ये 7 से विभाजित है, लेकिन 18 के घटाने के बाद यहाँ पे 224 मिल रहा है। ठीक है, 242 में से 18 घटाने के बाद यहाँ से 224 मिला। अब या तो 224 में आप भाग दे दीजिए और पूरी तरीके से अगर कट जाती है तो भी 7 से विभाजित होगी, अन्यथा आप आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि हम भाग नहीं दे पाएंगे तो आप इसको और छोटा करिए। छोटा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इसमें इकाई का अंक लीजिए, यानी 4 को आप फिर लीजिए और 4 को आप दुगुना करिए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और बची हुई संख्या क्या होगी, जब आपने 4 लिया तो बची संख्या 22 है। अब 22 में से आप 8 घटाएंगे, यहाँ देखिए तो आपको मिला 14। अब आपको लगता है अगर कि आप 7 से 14 में भाग दे सकते हैं तो आप भाग दीजिए। अगर 7 से आप 14 में भाग देते हैं और 14 कट जा रहा है तो ये संख्या पूरा 7 से विभाजित होगी। या तो 22 में से 8 यानी घटाने पे या जो भी संख्या आप घटाते हैं यहाँ पे 0 आता तो भी वो संख्या 7 से विभाजित होगी। यानी
इकाई के अंक को दुगुना करके घटाने पर बची हुई संख्या में से घटाने पर अगर 0 आ जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, अन्यथा 0 नहीं आता तो जो संख्या प्राप्त हो रही है घटाने के बाद उसमें आप 7 से भाग दीजिए, अगर कट जाती है तब भी वो 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आराम से समझ लिए होंगे उम्मीद करते हैं। और आगे हम अपने इसी टॉपिक में बात करेंगे 7 से विभाज्यता के नियम के बाद हम बात करेंगे 8 से विभाज्यता की जांच। और चलिए आइए हम बात करते हैं 8 से विभाज्यता की जांच के बारे में। तो 8 से विभाज्यता, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित हो या अंतिम 3 अंक शून्य हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या दी गई है, उसके लास्ट के 3 अंक अगर 0 हो तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। अथवा क्या कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं को आप 8 से भाग दे दीजिए, अगर वो संख्या तीनों संख्याएं अंतिम कट जाती हैं, अगर 0 नहीं दिया गया 3 संख्या और 3 कोई संख्या अंक दी गई है उसमें आप 8 से भाग दे दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए पहले में तो 3 0 दिया गया है तो ये 8 से विभाजित होगी, लेकिन दूसरे में 3 0 नहीं है तो इसकी पीछे की 3 संख्या हमने उठाया, 8 से हमने भाग दिया तो ये कट गया, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए 9 की जांच करते हैं, 9 की विभाज्यता की जांच। तो 9 की विभाज्यता की जांच में क्या करना है मित्र, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग संख्या 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। सेम 3 की तरह, जैसे 3 में सभी संख्याओं का योग करते थे आप 3 से भाग देते थे तो 3 की विभाज्यता की जांच चेक करते थे, ठीक उसी प्रकार से सभी संख्याओं का योग करेंगे, आप 9 से भाग देंगे, अगर 9 से संख्या पूरी कट जा रही है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। 10 से विभाज्यता की जांच करते हैं, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब यही है कि कोई भी संख्या 10 से तभी विभाजित होगी जब उसकी इकाई के स्थान पर 0 होगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं 11 से विभाज्यता की जांच के बारे में। यदि दी गई संख्या के इकाई अंक के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ये और 7 वाला और 3 वाला, यही 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यदि दी गई संख्या के इकाई अंक में बाईं ओर चलने पर विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखिए ये संख्या दी गई है, इसमें विषम स्थान कौन होता है, विषम का मतलब होता है वह स्थान, विषम का मतलब होता है वह स्थान मित्र जो 2 से ना कटे। अभी हम सम विषम की बात आपसे कर चुके हैं। सम का मतलब होता है जो 2 से कट जाए जो स्थान, तो 2 से कौन कटता है, 2 से 2 कटता है, 2 वाला स्थान, 2 से 4 वाला स्थान कटेगा, 2 से 6 वाला स्थान, यानी 2 वाले स्थान पे 1 है, 4 वाले स्थान पे 7 है और 6 वाले स्थान पे 6 खुद है, इसको आप जोड़ेंगे तो 7 14 प्राप्त हुआ। अब 2 से कौन नहीं कटेगा, 2 से 1 नहीं कटता तो 1 वाले स्थान पे क्या है 7 है, 2 से 3 नहीं कटता तो 3 वाले स्थान पे क्या है, यहाँ पे देखिए 1 वाले स्थान पे 7 है, 1 2 से नहीं करता यानी विषम अब हम ले रहे हैं ना, तो 3 वाले स्थान पे 3 भी 2 से नहीं करता, 3 वाले स्थान पे 2 है, और फिर 5 भी 2 से नहीं करता तो 5 वाले स्थान पे 3 है, और 7 भी 2 से नहीं करता, 7 विषम में आता है तो 7 वाले स्थान पर 2 है। यहाँ पे यही से ही सभी सम और विषम स्थानों के अंक लेंगे आप, एक छोड़ के एक। ठीक है, पहले आप सम लेंगे तो एक छोड़ेंगे एक लेंगे, एक छोड़ेंगे एक लेंगे, फिर विषम जब लेंगे तो आप पहली वाली लेंगे, फिर छोड़ेंगे एक, फिर लेंगे, इस तरह से। ठीक है, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। दोनों को जोड़ के अगर आप घटाते हैं तो 0 मिलता है, अगर यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ के हमने घटा दिया 0 मिलता है, तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। लेकिन गलती से अगर आपको 0 नहीं मिला, कोई अंक मिल गया, तो अंक में क्या करेंगे, जो भी अंक मिलेगा, मान लो यहाँ पे कोई अंक मिल गया 142 100 या 22 मिल गया है 44, तो वो अंक अगर 11 से भाग देने पे कट जा रहा है तो दी गई संख्या किसने से 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 11 से विभाज्यता की जांच में मित्र कुछ नहीं करना है, जो संख्या दी गई हो उसके सम स्थान जब आप लेंगे तो आप क्या करेंगे, पहला वाला अंक छोड़ेंगे, दूसरा लेंगे, फिर तीसरा छोड़ेंगे, चौथा लेंगे, चौथा छोड़ेंगे, पाँचवा। देखिए हमने 1 छोड़ के 1 लिया है, देखिए हमने 7 छोड़ा है फिर 1 लिया है, ठीक है, फिर हमने 2 छोड़ा है फिर 7 लिया है, देखिए यहाँ पे, फिर हमने 7 लिया, फिर हमने 3 को छोड़ दिया, फिर हमने 6 को लिया, फिर हम 6 के लिए तो हम 2 को छोड़ेंगे, फिर 2 को जैसे हमने छोड़ा कोई अंक आगे है ही नहीं, लेकिन हमने ये क्यों छोड़ा, तो हम यहाँ पे सम स्थान ले रहे हैं। सम स्थान का मतलब होता है जो स्थान 2 से कट जाए, तो 2 से कटने वाली कौन संख्या है, 2 है, 4 है, 6 है, तो यहाँ पे देखिए 2 वाले स्थान पर 1 है, 4 वाले स्थान पर कितना है 7 है, और 6 वाले स्थान पर 6 खुद है,
तो आप उम्मीद करते हैं आपकी बात समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार से विषम स्थान लेंगे तो विषम स्थान पे कौन आता है, जो 2 से ना कटे, यानी 1 2 से नहीं करता तो 1 वाले स्थान पे 7 है, 3 2 से नहीं करता 3 वाले स्थान पर 2 है। फिर बात आती 5 नहीं करता 2 से तो 5 वाले स्थान पर 3 है। फिर 7 नहीं करता 2 से तो 7 वाले स्थान पर 2 है। सबका योग करके हमने घटाया तो 0 प्राप्त हुआ। 0 प्राप्त होने की वजह से ये 11 से कट जाएगा, लेकिन अगर 0 प्राप्त होने की बजाय कोई अंक प्राप्त होता, उस अंक में हम 11 से पुनः भाग देते हैं। अगर वो है अंक फिर 11 से कट जाता तो वह 11 से दी गई पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, आइए इसकी बात करते हैं फिर अपने टॉपिक को समाप्त करेंगे। यदि संख्या एक यक्स 5 यक्स 0 1 11 से विभाजित है तो यक्स का मान, आपको पता है कि कह रहा है ये 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित होने के लिए आपको यक्स की जगह एक ऐसा मान रखना पड़ेगा कि इनके सम स्थानों का योग आप करिए, इनमें सम स्थान लीजिए और विषम स्थान का योग करिए तो आपको या तो 0 मिले या तो 11 का गुणज मिले। तो चलिए आइए चेक करते हैं। तो दी गई संख्या A1 यक्स 5 इसके बाद 0 1 है। चूंकि दी गई संख्या 11 से विभाजित है, जी हाँ ये क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या 11 से विभाजित है, अतः संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 होगा या तो 11 का गुणज होगा। तो चलिए चेक करते हैं। सम स्थान और विषम स्थान जब हम यहाँ पे लेंगे मित्र तो सम स्थान कौन सा होगा और विषम स्थान, तो सम मतलब 2 के बाद फिर 1 छोड़ेंगे, 1 लेंगे फिर 1, तो सम स्थान पे आता है 2 वाला स्थान, 4 वाला स्थान, 6 वाला स्थान। ठीक है। तो 2 वाले स्थान पे यक्स है, फिर 4 वाले स्थान पे यक्स है, फिर 6 वाले स्थान पर यक्स, ये 1 है। तो इसको हम जोड़ें सम, माइनस करेंगे विषम वाले स्थान पे पहले पे 1 है, फिर तीसरे स्थान पे 5 है, फिर क्या है 5वें स्थान पे 0 है, इसको जोड़ेंगे तो या तो ये 0 आना चाहिए या तो 11 का गुणज आना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है 11 का गुणज या तो 0, इसको घटाने के बाद तो आगे बढ़ेंगे जब हम, तो इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा मित्र, 2x + 1 हो जाएगा ये, और यहाँ से हमको मिल जाएगा -6। ये या तो 11 का गुणज होगा या तो 0 होगा। ठीक है। आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसमें गुणा होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 एकम 6 नहीं, सॉरी यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं लगा, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व हम करेंगे तो क्या होगा, ये हम इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2x ऐसे ही रहेगा, और ये जो प्लस का 1 है ये इसमें जुड़ेगा तो 1 कम हो जाएगा, क्योंकि प्लस की संख्या ये माइनस का 6 है तो 1 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा मित्र, 5 बचेगा। ठीक है। माइनस का 5 बचेगा क्योंकि प्लस का 1 ऐड हो गया। जैसे आपने किसी से 6 रुपये उधार लिया था तो आपने ये प्लस का 1 यानी 1 रुपये आपने उसको दे दिया, तो आपने कितना उधार है अब फाड़े, अब आप 5 रुपये उधार हैं तो वही माइनस का 5 बचा यहाँ पे, इक्वल टू या तो ये 11 का गुणज या 0 यानी 11 आप इसको लिखेंगे। इसको जब समीकरण के बराबर 0 रखने पर मान भी भिन्न में आएंगे तो ये, और इसके बाद जब आगे आप बढ़ेंगे तो उसके क्या करेंगे आप, इसमें देखिए -5 जब आप इधर लेके जाएंगे तो ये 11 में जब ऐड हो जाएगा, हमने इसको 11 मान लिया कि चलो मान लो 11 ही आएगा घटाने के बाद, तो क्या करेंगे आप इसको जब इधर लेके जाएंगे तो ये 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, और 2x बराबर 16 हो गया। तो आपको पता है कि इधर 2, इधर जो 2 दिया गया है ये 2 क्या है, गुणा में है। ठीक है। इधर जाएगा तो भाग में, यानी यहाँ 2 हो जाएगा, और आप इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16, यक्स का मान कितना मिल गया आपको, 8 मिल गया। चलिए ऊपर 8 रख दीजिए, यहाँ पे आप 8 रखेंगे, यहाँ भी 8 रखेंगे। अब जोड़िए, अब यहाँ पे आप 8 रखें, ठीक है, यहाँ पे 8 रखें। अब ये 8 रखने के बाद आप जोड़िए, देखिए 0 आ रहा है कि 11 का गुणज आ रहा है। तो 8 ये हो गया, 8 ये हो गया और 1 हो गया, 8 8 16, 1 यहाँ पे हो गया आपका 17। और यहाँ आप इसको जब जोड़े थे यहाँ पे कोई यक्स था ही नहीं, यहाँ पे आप जोड़े थे तो ये आपको मिला था -6। 17 में से -6 आप घटा देंगे जब, तो आपको कितना मिलेगा मित्र, 17 में से -6 चला जाएगा, जब 17 में से 6 घटेगा तो आपको मिल जाएगा 11। तो ये 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि या तो 11 मिले या तो 11 का गुणज मिले या फिर घटाने के बाद 0 मिले। तो ये यहाँ पे 11 मिल रहा है, तो इसलिए ये संख्या पूरी जो दी गई है ऊपर, इसमें आप क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 8 रखेंगे आप, तब जाके ये संख्या पूरा 11 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व भी करवाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। और संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, तो ये टॉपिक कल स्टार्ट होगी और कल हम बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी। अपने सभी मित्रों को जोड़िए, क्योंकि आज गणित की पहली टॉपिक थी और कल इसके आगे की टॉपिक स्टार्ट होगी। और कल की टॉपिक में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक लेवल से अपर लेवल यानी उच्च लेवल तक। आज बहुत ही बेसिक था, लेकिन काफ़ी चीज़ें आज हमने कवर किया है। आप खुद ही देखे होंगे कि सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, परिमेय, अपरिमेय, ये सब कवर हो गया है आज।
कल की टॉपिक और परसों 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी संख्या पद्धति से संबंधित। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मित्र आज यहीं तक, सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकें और भी अच्छी चीज़ें जोड़ सकें। 5-6 बुक का कंटेंट एक साथ आप लोगों को दे सकें ताकि आपका मैथ बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो सके। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।